प्रीवियस लेक्चर में हमने राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की एक एग्जांपल को देखेंगे और देखेंगे कि जो है प्रोसेस जो कि राउंड रॉबिन स्केजुलिंग को फॉलो कर रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन और कैसे होगी और उनके जो टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ए राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। सो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस दैट अराइव एट टाइम 0 विद द लेंथ ऑफ द CPU बर्स्ट गिवन इन मिलीसेकंड एंड इफ वी यूज टाइम क्वांटम of 4 मिलीसेकंड। सो दैट इज़ एग्जाम्पल जो कि हमें सेट ऑफ प्रोसेस प्रोवाइड कर रही है जिसमें P1, P2 और P3 है और उनका बर्स्ट टाइम जो है वो हमें दिया गया है जो कि P1 का 24 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम है, P2 का 3 मिलीसेकंड और P2 का 3 मिलीसेकंड और P3 का भी जो है वो 3 मिलीसेकंड बर्स्ट टाइम है। सो दैट इज़ सेट ऑफ प्रोसेस और टाइम क्वांटम जो है वो 4 मिलीसेकंड का डिफाइन किया गया है। अगर हम जो है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की अगर बात करें तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो कि हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग में वैसे वर्किंग कैसे होती है बेसिकली कि अ स्पेसिफिक टाइम कि अ स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम अमाउंट ऑफ टाइम जो है दैट विल बी असाइन टू द प्रोसेस, यानी कि CPU को असाइन किया जाता है और प्रोसेस जो है दैट विल एग्जीक्यूट फॉर दैट स्पेसिफिक डिफाइंड टाइम और उसको हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। जब वो टाइम जो स्पेसिफाइड टाइम है जो कि जिस टाइम जो प्रोसेस को असाइन किया गया है CPU उस टाइम्स आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम या टाइम क्वांटम के बाद जो है प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, उससे CPU जो है वो जो है दूसरे प्रोसेस को जो कि रेडी क्यू में अवेलेबल होगा उसको असाइन कर दिया जाएगा और वो नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट विल आल्सो एग्जीक्यूट फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम, यानी कि टाइम क्वांटम जो स्पेसिफाइड किया या डिफाइन किया गया है उस टाइम क्वांटम के लिए वो प्रोसेस जो है वो CPU को यूटिलाइज करेगा और आफ्टर दैट टाइम क्वांटम जब एक्सपायर हो जाएगा तो CPU जो है वो नेक्स्ट रेडी क्यू में अवेलेबल प्रोसेस को CPU असाइन कर दिया जाएगा और वो प्रोसेस भी उस स्पेसिफिक टाइम क्वांटम या जो अमाउंट ऑफ टाइम आपने स्पेसिफाई किया है उस टाइम के लिए जो है प्रोसेस जो है वो CPU को यूटिलाइज करेगा। सो दैट इज़ द बेसिकली राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की वर्किंग है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम जो हमने डिफाइन किया होता है उस स्पेसिफिक टाइम को जो है वो जो है CPU को यूटिलाइज करेंगे। सो इस जो एग्जांपल में है इस एग्जांपल में भी CPU जो है वो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो सेट ऑफ प्रोसेस जो हमें दिए गए हैं इनको अगर राउंड रॉबिन स्केजुलिंग के अकॉर्डिंगली अगर इनको जो है CPU असाइन किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा दैट इज़ गैंट चार्ट और गैंट चार्ट जो है वो हम इस प्रोसेस के लिए जो डिफाइन करेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले अगर ये प्रोसेस जो है एट टाइम 0 पे अराइव हुए हैं, इसका मतलब है कि तमाम के तमाम प्रोसेस एक ही टाइम पे अराइव हुए हैं, लेकिन ये रेडी क्यू में जो है वो हमें इस सीक्वेंस में अवेलेबल हैं, यानी कि फर्स्ट P1 अवेलेबल है, नेक्स्ट P2 और उसके बाद से ऑन P3 जो है वो हमें रेडी क्यू में अवेलेबल हैं। तो इट्स मीन कि P1 को जो है CPU पहले जो है असाइन किया जाएगा और दैट विल यूज़ द CPU फॉर 4 मिलीसेकंड बिकॉज टाइम क्वांटम इज़ डिफाइंड इन दैट केस इज़ 4 मिलीसेकंड। टाइम क्वांटम जो हमने डिफाइन किया हुआ है दैट इज़ 4 मिलीसेकंड का जो है हमने डिफाइन किया हुआ है। सो इट्स मीन कि ये प्रोसेस जो है 4 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसका बर्स्ट टाइम 24 मिलीसेकंड था जो कि अब ये कंप्लीट नहीं हुआ। सो प्रीएम्पशन होगी और प्रीएम्पशन की सूरत में जो है P1 से प्रोसेसर जो है वो लेकर P2 को असाइन किया जाएगा और P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा आफ्टर गेटिंग द CPU और CPU जब वो स्टार्ट करेगा तो इसका बर्स्ट टाइम जो है 3 मिलीसेकंड है। इट्स मीन कि ये प्रोसेस जो है 4 पे जो है P1 ने रिलीज़ किया और P2 ने उसको जो है 4 मिलीसेकंड के ऊपर जो है आफ्टर गेटिंग द CPU इट विल टर्मिनेट या रिलीज़ द CPU वॉलंटरीली, क्योंकि बर्स्ट टाइम जो है इसका 3 है और टाइम स्लाइस 4 मिलीसेकंड है तो बर्स्ट टाइम लेसर देन
4 मिली सेकेंड। तो ये वॉलंटरीली यहाँ पे 7 मिली सेकेंड के ऊपर P2 प्रोसेस जो है वो रिलीज़ कर देगा CPU को। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास क्यू के अंदर प्रोसेस अवेलेबल है वो P3 है। P3 जो है उसको P2 जो है P2 रिलीज़ करने के बाद CPU या प्रोसेसर दैट विल गेट द P3 प्रोसेसर, P3 को प्रोसेसर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। CPU स्केजुलर जो है वो P3 को असाइन करेगा और P3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। सेम केस इज़ हेयर, क्योंकि बस टाइम इसका भी 3 मिली सेकेंड है विच इज़ लेसर देन फ्रॉम द टाइम क्वांटम इज़ 4 मिली सेकेंड, सो इट विल आल्सो एग्जीक्यूट 10 मिली सेकेंड, 7 + 3 विच इज़ 10 मिली सेकेंड। और 10 मिली सेकेंड के ऊपर ये जो है वॉलंटरीली जो है P3 जो है वो रिलीज़ कर देगा CPU को, क्योंकि टाइम क्वांटम तो अभी पूरा नहीं हुआ था लेकिन उसका बस टाइम कंप्लीट हो गया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद मज़ीद कोई क्यू के अंदर प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो P1 जो था इसने 4 मिली सेकेंड अपनी प्रोसेसिंग अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया था और बाकी जो इसके पास बर्स्ट टाइम बच गया था जो इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है दैट इज़ 20 मिली सेकेंड। तो P1 जो है उसको क्यू के अंदर टेल पे जो है वो जो है प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करने के बाद डाल दिया गया था और P1 जो है वो अगेन जो है वो अवेलेबल है फॉर एग्जीक्यूशन। सो CPU स्केजुलर जो है अब P1 को दोबारा CPU असाइन करेगा और P1 जो है वो 4 मिली सेकेंड मज़ीद एग्जीक्यूट होगा। तो 10 और 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद 14 मिली सेकेंड के ऊपर दैट विल अगेन प्रीएम्प्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड अब यहाँ पे मज़ीद तो प्रोसेस है नहीं, तो प्रोसेस P1 नहीं है, तो P1 की ही एग्जीक्यूशन होनी है। लेकिन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है उसकी वर्किंग ही ऐसी है कि टाइम क्वांटम जो है उसके बाद इसको 4 मिली सेकेंड के बाद फिर प्रीएम्प्ट किया जाएगा और प्रोसेस कोई अगेन अवेलेबल नहीं है, तो P1 जो है अगेन P1 को ही CPU दोबारा एलोकेट कर दिया जाएगा और P1 जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट करेगा 4 मिली सेकेंड के लिए और 18 मिली सेकेंड पे फिर टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा और टाइम स्लाइस एक्सपायर होने के बाद ये अगेन जो है प्रीएम्प्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो प्रोसेस अवेलेबल है दैट इज़ आपके पास आप जो अब तक है 14 मिली सेकेंड तक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, 12 मिली सेकेंड तक सॉरी। P1 4 ये आपके पास 4 यहाँ पे और 4 ये, यानी कि इट्स मीन कि P1 की जो एग्जीक्यूशन हुई है दैट इज़ 12 मिली सेकेंड तक जो है इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कि अभी मज़ीद इसका टोटल जो बर्स्ट टाइम था दैट इज़ 24 मिली सेकेंड, तो एग्जीक्यूशन जो इसकी कंप्लीट हुई है दैट इज़ 12 मिली सेकेंड। 12 जो है मज़ीद इसको CPU जो है रिक्वायर्ड है फॉर इट्स कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन। सो अगेन प्रीएम्प्ट करने के बाद P1 को दोबारा प्रोसेसर एलोकेट किया गया 4, फिर एग्जीक्यूशन के बाद फिर प्रीएम्पशन हुई और फिर 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूशन के बाद 26 मिली सेकेंड के बाद फिर प्रीएम्पशन हुई और फिर उसके बाद लास्ट में जो है 4 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद 30 मिली सेकेंड के ऊपर P1 की एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई, दैट इज़ 24 मिली सेकेंड जो उसको रिक्वायर्ड थे वो उसने कंप्लीट कर लिए। इट्स मीन कि ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया P1। अब हम अगर हमारे पास जो फार्मूला है हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। तो वेटिंग टाइम के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वेटिंग टाइम इज़ इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसका मतलब है कि टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम जो कि ये बर्स्ट टाइम हमें दिया गया है इसको अगर माइनस कर दिया जाए, हर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे पास वेटिंग टाइम होगा। लेकिन टर्न अराउंड टाइम जो है वो पहले कैलकुलेट करना है, तो टर्न अराउंड टाइम का जो फार्मूला है इज़ इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम में से हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं कि P1 का कहाँ है। कि P1 जो है वो 30 मिली सेकेंड के ऊपर कंप्लीट हुआ तो इसकी कंप्लीशन टाइम 30 मिली सेकेंड। P2 को देखते हैं ये कितने मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ तो दैट इज़ 7 मिली सेकेंड पे P2 की कंप्लीशन है तो 7 मिली सेकेंड और P3 की जो कंप्लीशन है दैट इज़ 10 मिली सेकेंड पे हो जो है इसकी कंप्लीशन है। तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है कंप्लीशन टाइम जो कि ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जो थे हमने जो कंडीशन दी गई थी जिसमें हमने कहा कि ये तमाम 0 टाइम पे अराइव हुए हैं, इट्स मीन के
30 minus 0 30, 7 minus 0 7, 10 minus 0 10, because of all these process arrive at time 0. So that is turnaround time P1 30 मिलीसेकंड, टर्न अराउंड टाइम P2 का 7 और P3 का 10 मिलीसेकंड। अब हम वेटिंग टाइम देखते हैं। तो वेटिंग टाइम में जो है टर्न अराउंड टाइम को बर्स्ट टाइम में से माइनस कर दें तो P1 का जो टर्न अराउंड टाइम 30 था, 30 कैलकुलेट हुआ हमारा, 30 माइनस बर्स्ट टाइम इसका 24 मिलीसेकंड था, तो ये माइनस 24 इज इक्वल टू 6 मिलीसेकंड। 7 में जो है टर्न अराउंड टाइम है P2 का और इसका जो बर्स्ट टाइम था 3 था, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। और इसी तरह अगर हम P3 को देखें तो टर्न अराउंड टाइम 10 माइनस 3 बर्स्ट टाइम, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो दैट इज वेटिंग टाइम, ये हमारा वेटिंग टाइम है। अगर हमें कहा जाए कि एवरेज भी कैलकुलेट करें टर्न टाइम अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, तो फिर वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो ये 37 और 10 तीन प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम को सम अप किया जाए और 3 पे ही डिवाइड करें टोटल प्रोसेस जो है हमारे पास, तो 15.66 दैट इज़ एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ दीज प्रोसेस। और अगर वेटिंग टाइम हम देखें तो वेटिंग टाइम जो है तीनों प्रोसेस का अगर हम सम अप कर लें 6, 4 एंड 7 और इनको डिवाइड करें 3 पे क्योंकि टोटल प्रोसेस 3 हैं, तो 5.66 मिलीसेकंड दैट इज़ टोटल जो है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट हुआ। सो दैट इज़ राउट रॉबिन स्केजुलिंग, जिसमें हमें 3 प्रोसेस दिए गए थे और उनमें हमें टाइम क्वांटम जो है 4 मिलीसेकंड का दिया गया था। तो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस और वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस को कैलकुलेट किया और फिर हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम को कैलकुलेट किया यूजिंग दीज सेट ऑफ प्रोसेस गिविंग सेट दीज बर्स्ट टाइम।